नमस्कार प्यारे बच्चों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर हंसा शर्मा। आज हम अध्याय 9 पढ़ने वाले हैं, समाजशास्त्र कक्षा 12th का। और हमारा जो अध्याय है उसका नाम है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना और प्रकार। ये तो पंचायती राज किस तरह से भारत में आया, किस तरह से इसका विकास हुआ, ये सारी चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो भारत है वो कैसा देश है, गाँव का देश है, ग्रामीण प्रधान देश रहा है शुरू से ही। भारत स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा निवास करती थी और फिर धीरे धीरे उद्योगों का विकास हुआ, औद्योगिकरण आया और नगरीकरण आया। और इसके बाद में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो अब धीरे धीरे कम होने लगी है और शहरों का विकास होने लगा है। और गाँव को सशक्त बनाने के लिए जो महात्मा गांधी है उन्होंने ये कहा था कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है, तो गाँव को हमें सशक्त बनाना पड़ेगा। और जो देश की आत्मा है वो गाँव में निवास करती है, तो इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता हुई जिससे गाँव में और ज़्यादा हम सुधार कार्य कर सके। तो इसलिए एक स्थानीय निकाय के स्तर पर जो पंचायती राज है उसको शुरू किया गया। कह सकते हैं कि जो गाँव की व्यवस्थाएं हैं उनको देखने के लिए एक स्थानीय सरकार की व्यवस्था की गई जिसे हमने नाम दिया पंचायती राज। और पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 1973 का जो संविधान संशोधन हुआ उसमें ग्राम पंचायतों को संविधान के द्वारा मान्यता दे दी गई थी और फिर इसी वजह से गाँव का विकास सुचारू तरीके से हो पाया है। और आज हम देखते हैं तो पंचायती राज की स्थिति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये कक्षा। तो सबसे पहले देखिए जो पंचायतों का गठन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। तो संविधान के अनुच्छेद 40 में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज व्यवस्थाओं को लाया गया था। तो अनुच्छेद 40 में सबसे पहले पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया था। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? पंचायतों के गठन का निर्देश दे दिया गया था। और संविधान की जो 7वीं अनुसूची है जो कि राज्य सूची है, 3 प्रकार की सूचियां मानी गई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची है उसमें 7वीं अनुसूची में 5वें भाग में प्रविष्टि इसकी की गई और पंचायतों को इसमें शामिल करके उनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया। तो विभिन्न जो राज्य होंगे वो अपनी अपनी पंचायतों पे कानून बना सकते हैं, तो इसको राज्य सूची में शामिल किया गया। और 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया और पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। और कौन सा भाग जोड़ दिया गया? भाग 9 इसमें जोड़ दिया गया और संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी। कब दे दी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू किया गया था। फिर इसका जो भाग 16 है, 16 में नए अनुच्छेदों और संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन और सदस्यों के लिए आरक्षण तथा कार्यों के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पंचायतों का गठन भी कर दिया गया और साथ ही साथ इसके जो सदस्य होंगे उन सदस्यों को आरक्षण जो प्रदान किया जाएगा और पंचायत के कार्य कौन कौन से होंगे इन सब के बारे में उल्लेख किया गया था भाग 16 जोड़ करके। फिर 1957 में श्री बलवंत राय मेहता के द्वारा, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का आयोजन किया गया, एक समिति गठित की गई थी पंचायती राज को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए। और इन्होंने जो सिफारिश की थी वो की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। तो देखिए 1957 में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था और जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की तुरंत शुरुआत की जाए। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दे दिया गया था। 1957 में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी वो इसलिए गठित की गई थी
कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहे थे, पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी और उनको सफल बनाने के लिए जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो सके। पहले जो स्थानीय स्तर पर जनता थी वो इसमें भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं दिखा रही थी, जिसकी वजह से जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहे थे वो असफल होते जा रहे थे। तो इन कार्यक्रमों को और अधिक सफल बनाने के लिए, आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए श्री बलवंत राय मेहता जो समिति गठित की गई, उन्होंने ये सुझाव दिया कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनाने हेतु हमें एक ऐसे निकाय की आवश्यकता है जो कि स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ सके। और उन्होंने जो पंचायती राज व्यवस्था है उनकी बात की और इसको नाम दे दिया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज संस्थाओं को क्या नाम दे दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अर्थात जो इकाइयां हैं उनकी शक्तियों में क्या होगा? उनका विकेंद्रीकरण हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। फिर देखिए 3 स्तर की बात करते हैं बलवंत राय मेहता। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो ग्राम स्तर होगा उस पर क्या होगी? ग्राम पंचायत का गठन करने की बात की गई थी और खंड स्तर पर पंचायत समिति गठित करने की बात की गई, साथ ही साथ जिला स्तर पर जिला परिषद। इस प्रकार से 3 स्तर, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था गांवों में सुचारू रूप से चलाने की बात श्री बलवंत राय मेहता द्वारा की गई थी। फिर है पंचायती राज प्रणाली में स्थानीय लोगों को काम करने की आजादी थी। जो पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी उसमें जो वहां के जनता थी, स्थानीय लोग थे, वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के अपना कार्य कर सकते थे और उनकी देखरेख उच्च स्तर से होती रहती थी। और संस्थाएं क्या होती थी? संस्थाएं निर्वाचित थी और इसके कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के अधीन काम करते थे। ये जो संस्थाएं थी पंचायती राज व्यवस्था की संस्था, इसके जो सदस्य थे वो कैसे थे? निर्वाचित, अर्थात जनता के द्वारा उनको चुना जाता था और वो क्या करते थे? वो जनप्रतिनिधि जो कर्मचारी थे वो कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के अधीन रह करके काम करते थे और उच्च अधिकारियों द्वारा उनके कार्यों की देखरेख होती रहती थी। इस प्रकार से आगे साधन जुटाने और जन सहयोग संगठित करने का भी इन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार दे दिया गया था। अपने विकास के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की व्यवस्था करना और साथ ही साथ जन सहयोग को आगे लेकर के आना, उनको संगठित करने का भी इन संस्थाओं को पूरा अधिकार हो गया था। फिर आगे देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और साथ ही साथ इसका क्या महत्व रहा, हम इसकी बात करते हैं। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पंचवर्षीय योजनाओं के तहत चलाए जा रहे थे तो उसमें आम जनता की भागीदारी सक्रिय रूप से नहीं हो पा रही थी, जिससे जो निम्न स्तर है, जो स्थानीय स्तर है, ग्रामीण स्तर है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा था। तो इनको और अधिक सफल बनाने के लिए एक ऐसी इकाई की आवश्यकता महसूस हुई जो कि स्थानीय स्तर पर ग्रामों का विकास कर सके। तो एक पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसकी वजह से आम स्थानीय जनता को लाभ प्राप्त हो सका है और गांव का विकास समुचित तरीके से हो पाया है। तो देखिए स्वच्छ स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए ये ठोस आधार प्रदान करती है। देखिए स्वच्छ और स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपराएं, जो भी अच्छी परंपराएं होंगी हमारे जो स्थानीय निकाय होंगे उनमें स्थापित करने के लिए ये जो व्यवस्था थी ये अपने आप में क्या करती थी? ठोस आधार प्रदान करती थी। और ये संस्थाएं ग्रामीण विकास कार्यों में जनता की रुचि बढ़ाने में योगदान देती और साथ ही साथ भावी भारत का नेतृत्व भी तैयार करती है, प्राथमिक अनुभव और प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। ये क्या क्या काम करती है? देखिए ये संस्थाएं ग्रामीण विकास कार्यों में जनता की क्या करती है? भागीदारी और रुचि को बढ़ाने का काम करती है। ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी बढ़ सकती है और साथ ही साथ रुचि और योगदान बढ़ता है। भावी भारत का जो हमारा आने वाला भविष्य होगा, भारत का जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा? नेतृत्वपूर्ण भारत होगा। तो ऐसे नेतृत्व को ये तैयार करती है और साथ ही साथ प्राथमिक अनुभव और प्रशिक्षण देने का कार्य भी पंचायती राज संस्थाएं करती है। साथ ही साथ केंद्र एवं राज्य सरकारों के स्थानीय समस्याओं के
भार को भी ये हल्का कर देती है। जो पहले ये स्थिति थी, जब पंचायती राज व्यवस्थाएं नहीं आई थी तो पूरी शक्तियां केंद्र के पास थी और केंद्र से राज्यों को प्राप्त होती थी, तो गांवों का विकास, गांवों तक जो विकास की लहर आती वो रुक जाती थी, पूरा का पूरा विकास गांवों में नहीं हो पाता था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक उलझन, एक बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो जब ये हो गई, ये संस्थाएं आ गई, तो केंद्र और राज्य सरकारों के जो कार्य हैं वो बंटने लगे थे, उनका कार्यभार भी कम हो गया, हल्के हो गए थे। इसकी वजह से शासकीय शक्तियों, कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जो कार्य थे, विभिन्न प्रकार की शक्तियां थी, वो अब विभाजित की जा सकती है। अब उनका कार्य गांवों को, स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को दिया जा सकता है। फिर आगे देखिए, पंचायत के कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्थानीय समाज व राजनीतिक व्यवस्था के बीच की एक कड़ी होते हैं। कौन कड़ी होते हैं? पंचायत के जो कार्यकर्ता होते हैं और जो पदाधिकारी होते हैं, विभिन्न राज्य के जो अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं? समाज और राजनीति को जोड़ने का काम करते हैं। हमारे जो देश के कार्यकर्ता होंगे, जो राज्य के कार्यकर्ता अधिकारी होंगे, वो और स्थानीय गांवों के जो पंच सरपंच होंगे, वो क्या करते हैं? कड़ी के रूप में काम करते हैं और राज्य को और गांवों को जोड़ने का काम करते हैं। पंचायतें नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती है। किसके प्रयोग की? अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा कौन देता है? पंचायती राज संस्थाएं देती हैं और नागरिकों के गुणों का विकास करने में ये मदद करती है। अगली बात है, ग्रामीण समाज शासन सत्ता के बहुत करीब पहुंच जाता है, जिससे परस्पर सहयोग बढ़ता जाता है। जो ग्रामीण समाज है, अर्थात गांव के जो लोग हैं, वो शासन सत्ता के नजदीक जाने लगते हैं, वो सरकार की नीतियों को समझने लगते हैं, क्योंकि सारी की सारी नीतियों की क्रियान्विति कहाँ से होगी? निम्न स्तर से, ग्रामीण स्तर से। तो लोग उससे जुड़ने लगते हैं, उन कार्यों को समझने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? परस्पर जो राज्य सरकार होती है और जो स्थानीय सरकार होती है, उनमें परस्पर सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन आया, पंचायती राज का नया प्रतिमान निकल के आया था, 73वां संविधान संशोधन। तो ये क्या था? प्रश्न यहीं से बनता है कि 73वां संविधान संशोधन क्या था, कब आया और इसका क्या महत्व है। तो पहली बात यह है कि पंचायतों को जो संवैधानिक मान्यता दी गई थी, वो किसके द्वारा दी गई थी? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब लागू किया गया था? ये किया गया था 25 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। तो देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा क्या हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दे दी गई, संविधान द्वारा स्वीकृति इनको दे दी गई और संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, भाग 9, नौवां भाग, नौवां अध्याय जोड़ दिया गया था संविधान में। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और अध्याय 9 के द्वारा 16 अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ दी गई। 16 अनुच्छेद जोड़ दिए गए और कौन सी? 11वीं अनुसूची भी इसी से जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ 25 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न जरूर बनता है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, आप इनको अच्छे से याद करें। इसके बाद जो अगली बात आती है वो हमारी विशेषताएं आती है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं रही है। तो देखिए, सबसे पहले ग्राम सभा की हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण विशेषता है ग्राम सभा, जो 3 स्तर है। तो ग्राम सभा जो है वो ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उसका उपबंध करेगा। कोई भी राज्य विभिन्न प्रकार के नियम विधानमंडल विधि द्वारा बनाता है, कोई भी राज्य, और उनकी व्यवस्था करता है, तो उन सब की शक्तियों का प्रयोग ग्राम स्तर पर कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी। फिर है पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन है, उसमें अनुच्छेद 243 ख, इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यमवर्ती स्तर और जिला स्तर, ये 3 स्तर पाए जाएंगे हर एक राज्य में। तो 3 स्तरीय पंचायती राज का प्रावधान अनुच्छेद 243 ख में दिया गया है।
पंचायतों की संरचना देखिए, क्या संरचना है पंचायतों की, तो सभी स्तरों के पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से तथा मध्यवर्ती जिला स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। जो पंचायत के स्तर है उसमें जो सभी स्तर के पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, सभी सदस्यों का चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात वोट डाल करके उनका चुनाव किया जाएगा। तथा मध्यवर्ती और जिला स्तर जो होगा, अभी हमने मध्यवर्ती और जिला स्तर 3 स्तर देखे हैं, उनमें पंचायत के जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। फिर है पंचायतों में आरक्षण कैसे कैसे प्राप्त होगा, कि कौन से लोगों को इसमें महत्व दिया जाएगा, किस तरह से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। जितनी जनसंख्या होगी उसके अनुपात में उनको क्या दे दिया जाएगा, रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। और आरक्षित स्थानों में 1/3, 1/3 भाग, आरक्षित जो स्थान है उनमें 1/3 भाग या 33% भाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत, 33%, 1/3 भाग। अगली बात है कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात ही ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। और 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व और विघटित की तिथि से 6 माह की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन करा लिया जाएगा। या तो 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही निर्वाचन हो जाएगा, या इसके 6 महीने के अंदर अंदर हमें निर्वाचन करवा करके अगले उसको गठित पंचायत व्यवस्था को गठित करना पड़ेगा। फिर है वित्त, धन, वित्त का मतलब होता है पैसा या धन हमें कहाँ से प्राप्त होगा पंचायतों में कार्य करने के लिए, तो राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, तो उसके द्वारा क्या किया जाएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो क्या करेगा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय करेगा। और साथ ही साथ राज्य की जो संचित निधि होगी वहां से पंचायतों को अनुदान और कर यानी टैक्स प्रदान करने की सिफारिश भी वित्त आयोग द्वारा की जाएगी, जिससे जो पंचायतें हैं वो अपना खर्चा और अपनी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण करेगी। तो राज्य की संचित निधि के द्वारा ये सब कार्य किया जाएगा। फिर है राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें 2 सितंबर 1959 को 59 को पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। कब, 2 सितंबर 1959 को। कहाँ, राज्य की विधानसभा में ये पारित हो गया था। फिर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कहां पर, नागौर जिले में पंचायती राज का क्या कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा क्या किया गया था, श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। महत्वपूर्ण बात है ये। इसके बाद हम देखते हैं 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। और इसके पश्चात में अगले वर्ष 1960 में एक साथ 3 राज्यों में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। कौन कौन से राज्य हैं, देखिए, असम है, तमिलनाडु है और कर्नाटक। ये 3 राज्य हैं जहां पे 1960 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। फिर आता 1962, थोड़े समय बाद में, 3 वर्ष बाद में महाराष्ट्र में 1962 में महाराष्ट्र में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इस तरह से 1963 में गुजरात में, 1964 में पश्चिम बंगाल में, 63 में गुजरात में और 1964 में पश्चिम बंगाल में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया और धीरे धीरे पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। आगे देखिए, पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम प्रवर्तन के पश्चात सभी राज्यों में अपने अधिनियमों में संशोधन करके पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था का नया ढांचा सामने आ गया था। और राजस्थान में भी 1994 में
पूर्व पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर नया पंचायती राज अधिनियम 1994 बना, जिससे मूल रूप से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अतिरिक्त एक और स्तर की व्यवस्था की गई थी, वो है ग्राम सभा। चौथा स्तर जो राजस्थान में है वो चौथा स्तर भी बना था ग्राम सभा का, 3 स्तरों के अलावा। तो कौन कौन से हैं 4 स्तर देखिए। एक जिला परिषद, ये राजस्थान की स्थिति है। दूसरी है पंचायत समिति, फिर है ग्राम पंचायत और एक ग्राम सभा। वर्तमान में 3 सक्रिय है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों एक साथ कार्य कर रही है। तो वर्तमान में 3 यहाँ पे चल रही है राजस्थान में। फिर हम देखते हैं जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है राजस्थान में पंचायती राज की, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में देखिए प्रमुख जो व्यक्ति होता है इसका, वो कौन होता है? सरपंच होता है इसका अध्यक्ष। सरपंच के नीचे जो होता है वो होता है उप सरपंच। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है उसके नीचे है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होगा? उप सरपंच होगा। और उप सरपंच के अधीन अन्य लोग काम करते हैं, पंच सदस्य होते हैं, पंच इसके। और साथ ही साथ पंचायत का सचिव होता है, वो ग्राम सेवक होता है। इस तरह से ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है। और दूसरी तरफ इसकी कुछ समितियां हैं जो कार्य करती हैं। इसमें प्रशासन व स्थापना का कार्य होता है, वित्त व कर उत्पादन का कार्य होता है, शिक्षा का कार्य होता है और समाज सेवा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। और साथ ही साथ जो ग्राम सेवक होता है, पंचायत का सचिव होता है, इसके अलावा अन्य कार्मिक भी इसमें लगे हुए होते हैं। तो ये पूरी संरचना है हमारी ग्राम पंचायत की। फिर हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की एक परिषद होती है। एक परिषद होती है और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इस परिषद का अध्यक्ष होता है सरपंच होता है। सरपंच का जो चुनाव है वो कैसे होता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट डाल करके चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। और वार्ड पंचों का जो पंच होते हैं, पंच मतलब वार्ड पंच, जो वार्ड पंच है उनका चुनाव भी कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा वोटिंग से ही किया जाता है और बहुमत के आधार पर विजय घोषित कर दिया जाता है। एक उप सरपंच होता है, इसका चुनाव निर्वाचन सदस्यों द्वारा पंच सरपंच के निर्वाचन में संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं को 1/3 आरक्षण मतलब 33% आरक्षण की व्यवस्था और अन्य वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर चक्रानुक्रम में स्थान आरक्षित किए गए हैं। इस तरह से पूरी व्यवस्था इसमें की गई है। फिर आगे चलते हैं। राजस्थान में सन 2010 के बाद में जो महिला आरक्षण की बात है वो कितनी कर दी गई है? 50% पूरी जनसंख्या के अनुपात में। तो राजस्थान में सन 2010 में हुए पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव में समस्त वर्गों के सभी स्तर का महिलाओं के लिए 50% आरक्षित पद कर दिए गए हैं। और कार्यकाल कितना किया गया है? 5 वर्ष। सरपंच ग्राम पंचायत का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और सरपंच की अनुपस्थिति में जो उप सरपंच होता है वो क्या करता है? सभी प्रकार के कार्यों और शक्तियों का उपयोग कौन करता है? उप सरपंच द्वारा किया जाता है, अगर सरपंच अपनी सीट पे ना हो, मतलब अनुपस्थित होता है तब। फिर हम देखते हैं सरपंच की शक्तियां और कार्य क्या क्या है। तो देखिए, जो पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता है वो कौन करता है? सरपंच के द्वारा ही पंचायत की समस्त प्रकार की मीटिंग्स ली जाती है और उनकी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। तो बैठकों की अध्यक्षता करना पहला काम हो गया। दूसरा है पंचायत की बैठकों को आमंत्रित करना, संचालन करना और पर्यवेक्षण करना। तो पंचायत की बैठकों को क्या करता है? वो बैठकों को बुलाता भी है, बुला करके उनका क्या करता है? उनको सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य भी करता है। और साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्था है वहां की पूरी व्यवस्था बनी हुई है, उस प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का कार्य भी किसका होता है? सरपंच का ही होता है। तो प्रशासनिक व्यवस्था पर वो नियंत्रण रखता है। और वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने का काम भी किसको दिया गया है? सरपंच को दिया गया है। वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण मतलब कहीं पर कितना धन खर्च करना है, कहीं पे सुधार करने हैं, तो वहां पर कितना पैसा भेजना है, ये सारे कार्य जो ग्रामीण स्तर पर किए जाते हैं विभिन्न प्रकार की डेवलपमेंट को लेकर के, कहीं पानी, बिजली, शिक्षा,
चिकित्सा, इन सब सुविधाओं के लिए जो कार्य होंगे, उन कार्यों के लिए जो पैसा खर्च होगा, उन सब का नियंत्रण कौन करेगा? सरपंच द्वारा किया जाएगा। और पंचायत के अभिलेखों की रक्षा करना, जो विभिन्न प्रकार की फाइलें, रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स को, पुराने जो रिकॉर्ड रखे हुए हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित, संरक्षित रखना भी किसका काम होता है? सरपंच का ही काम होता है। और पंचायत के कर्मचारियों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण का काम कौन करता है? सरपंच करता है। पंचायत में जितने भी कर्मचारी होंगे, उन सारे के सारे कर्मचारियों को निर्देशित करना, कार्य करवाना और उनके ऊपर नियंत्रण रखना और उनकी देखरेख का ध्यान रखना, पर्यवेक्षण करना, ये सारा काम सरपंच के अधीन होगा। ग्राम सभा की बैठकों को आमंत्रित करना और उनकी अध्यक्षता करना। जब जब ग्राम सभा की बैठक होगी तो उनकी सारी की सारी कार्यवाही को निर्देशित, नियंत्रित करना, बैठकों का संचालन करना, उसकी अध्यक्षता करने का काम भी किसका होगा? अध्यक्ष का ही होगा। और अध्यक्ष कौन है? सरपंच है। और राज्य केंद्र सरकार द्वारा किए गए अन्य समस्त कार्य जो अधिनियम के माध्यम से सौंपे गए हैं, वो सारे के सारे कार्य कौन करेगा? सरपंच करेगा। फिर हम सामान्य कार्य की बात करते हैं कि ग्राम पंचायतों के कार्य कौन कौन से हैं। इनमें कार्य की प्रकृतियां अलग अलग तरह की होती है। तो कुछ सामान्य कार्य जो ग्राम पंचायतें करती है, कौन कौन से हैं? देखिए, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करना। पंचायत के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना और उन योजनाओं को क्रियान्वित करना, लागू करना। कहाँ पर कौन सी योजना सफल होगी, तो ये सारा काम कौन करेगा? ग्राम पंचायत। फिर पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करना। विभिन्न प्रकार के बजट, एक वार्षिक बजट बना दिया जाएगा। उस बजट में पूरे जो कार्य होंगे उनका पूरा आय व्यय का लेखा जोखा कर दिया जाएगा। तो बजट बनाने का कार्य भी इसी ग्राम पंचायतों का रहेगा। फिर क्या है? सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण हटाना। सार्वजनिक संपत्ति पर अगर किसी ने जबरदस्ती अतिक्रमण कर रखा है, किसी ने घर बना लिया, किसी ने वहां पे पशु चरागाह बना लिया, या कि कोई भी व्यक्ति वहां पर किसी प्रकार का कार्य करता है, तो अवैध अतिक्रमण है, तो उसको हटा करके सार्वजनिक स्थलों को खाली करवाने का कार्य कौन करेगा? ये ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं में मदद पहुंचाना भी महत्वपूर्ण कार्य माना गया है ग्राम पंचायत का। कहीं पर अगर अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, या महामारी आ गई, या फिर कहीं पर बाढ़ आ गई, तो इस तरह की जो भी घटनाएं घटित होती है, प्राकृतिक आपदाएं किसी ग्रामीण क्षेत्र में, तो उन सब में मदद करना, जनता का ध्यान रखना भी इनका महत्वपूर्ण कार्य है। और पंचायत क्षेत्र में वांछित सांख्यिकी का आकलन करना। जो भी पंचायत में जनसंख्या है, तो उन जनसंख्याओं का लेखा जोखा रखना, पूरा ध्यान रखना, और उस क्षेत्र में वांछित सांख्यिकी का आकलन करना भी महत्वपूर्ण कार्य होता है पंचायत का। फिर है प्रशासनिक कार्य। ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य कौन से होंगे? पहला है जनगणना करना। जनगणना करवाना भी इसी का काम है कि किसी गांव में कितनी जनसंख्या है, कितनी वृद्धि हुई है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, ये सारे कार्य और जनगणना का कार्य भी ग्राम पंचायत का कार्य है। और आवास स्थलों का संख्यांकन करना। जो विभिन्न प्रकार के आवास स्थल है, उनको उनकी काउंटिंग करना, उनकी संख्या करना, उनकी गणना करके रिकॉर्ड तैयार करना भी ग्राम पंचायत का कार्य है। और कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु योजनाएं बनाकर जिला परिषद को प्रस्तुत करना। कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उन्नत किस्म की कृषि हो, उपजाऊ भूमि हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, उनकी एक रूपरेखा बना करके किसको देते हैं? ये जिला परिषद को सौंप देते हैं। फिर जिला परिषद इनके ऊपर नीति निर्माण का कार्य करती है। फिर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए वित्त का अनुमान तैयार करना। एक मोटा मोटा खर्चा कितना आएगा कोई भी कार्यक्रम संचालित करने में, तो उसका पूरा का पूरा अनुमान बना करके एक रिपोर्ट, रूपरेखा बना करके ये तैयार करते हैं। और सार्वजनिक स्थलों पर नियंत्रण रखते हैं कि जो विभिन्न सार्वजनिक स्थल है वो किस प्रकार से कार्य करेंगे और वो किसके नियंत्रण में रहेंगे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग सरकार कैसे कर सकती है, तो उनका भी कार्य करना, उन पे नियंत्रण रखना भी कार्य है।
अगला कार्य है, जिन मामलों में पंचायत निर्णय नहीं कर सकती है उन्हें उच्च स्तर तक वो पहुंचा देती है। कुछ ऐसे मसले होते हैं जिन पे पंचायत खुद निर्णय नहीं ले सकती है, तो वो अपने से जो उच्च अधिकारी होते हैं वहां पर उन मामलों को भेज देती है। और पंचायत के अभिलेखों का संरक्षण करना, जो विभिन्न रिकॉर्ड होंगे पंचायत के, उन सबको सुरक्षित संरक्षित रूप से पंचायत अपने पास में रख लेती है। साथ ही जन्म, मृत्यु और विवाह का जो पंजीकरण होता है, जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं, वो सारे सर्टिफिकेट, जन्म होने का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य भी इसी का है, ग्राम पंचायत का ही। फिर देखिए, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो ग्राम पंचायतें करती है। तो कृषि विकास हेतु ग्रामीण नागरिकों को प्रोत्साहित करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, कृषि से जुड़े और उन्नत तरीके से कृषि में अपनी भूमिका निभाए। और बंजर भूमि विकास कर कृषि योग्य बनाना, जो बेकार की भूमि है, जहाँ पशुचारण होता है, कृषि नहीं होती है, भूमि बंजर हो चुकी है, उसको विकसित करना, उपजाऊ बनाना और लोगों को उससे जोड़ने का और कृषि योग्य बनाने का कार्य भी पंचायतों का होता है। और अधिक उपज प्राप्त करने के लिए जो उन्नत खाद बीज की व्यवस्था है वो भी ग्राम पंचायतें करती है। अच्छा खाद और बीज उपलब्ध करवाती है कृषकों को, जिससे कृषक उन्नत कृषि कर सके, अधिक उपज प्राप्त कर सके। फिर है लघु उद्योगों से संबंधित कार्य। लघु उद्योग जैसे कि पशुपालन उद्योग हुआ, मत्स्य पालन हुआ, कुक्कुट पालन या फिर डेयरी इत्यादि का जो लघु उद्योग है, इन सब की स्थापना के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं कि नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदार हो सके और अपनी भूमिका निभा सके, जिससे ये लघु उद्योग जो है हमारे स्थानीय निकायों में अधिक पनप सके और हमें आर्थिक लाभ हो सके। और लघु उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी समय समय पर ये आयोजन करते रहते हैं, जैसे कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन। इसी तरह से वो विटीकल्चर, अंगूरों की खेती होती है, रेशम के कीड़े पालने की खेती होती है, मधुमक्खी पालन होता है। तो ये जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, इनके लिए समय समय पर जो प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है वो भी ग्राम पंचायतों के द्वारा की जाती है। फिर है निर्माण संबंधी कार्य। तो इसमें देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, आवास स्थलों का निर्माण करना, पीने के पानी की व्यवस्था और जलाशय कुओं का निर्माण करना और जलमार्ग और अन्य संचार साधनों की व्यवस्था करना, तो ये निर्माण कार्य भी कौन करता है, ये भी ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाते हैं। फिर है शिक्षा संबंधी कार्य। शिक्षा में भी इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जो ग्राम पंचायतें हैं वो क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करती है, प्राइमरी लेवल तक की शिक्षा की व्यवस्था करती है और साक्षरता कार्यक्रमों को ये क्रियान्वित कराती है। विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम या साक्षरता कार्यक्रम ये शुरू करवाती है और उनको क्रियान्वित करवाती है। अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को ये क्या करती है, प्रोत्साहन देती रहती है, जिससे जो निरक्षरता है वो समाप्त हो और जो ग्रामीण स्तर है वहां पर सभी लोग साक्षर हो सके। इसके बाद में आ जाता है सामाजिक विकास कार्य संबंधी कार्य। तो सामाजिक विकास से जुड़े हुए कौन कौन से कार्य हैं जो पंचायतों द्वारा किए जाते हैं, तो देखिए, कमजोर और जो पिछड़े वर्गों के लोग होते हैं उनके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और योजनाओं की क्रियान्विति ग्राम पंचायतों के द्वारा की जाती है। विशेष आवश्यकता वाले जो दिव्यांग होते हैं उनके कल्याण के कार्य भी ग्राम पंचायतें करती रहती है और महिलाओं और बालकों के लिए विकास के कार्यक्रमों को भी ये क्रियान्वित करती रहती है। तो ये जो विशेष आवश्यकता वाले लोग होते हैं और साथ ही साथ महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, वृद्धजन, इन सबके हितों के लिए, इनके कल्याण के लिए ग्राम पंचायतें सामाजिक कार्य करती रहती है, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं पंचायत समिति। इसमें एक परिषद होती है और दो प्रकार के सदस्य होते हैं इसमें परिषद में, पंचायत समिति में। एक तो निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं। तो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, अध्यक्ष होता है प्रधान और उपाध्यक्ष कौन होता है, उप प्रधान।
और साथ ही साथ परिषद के जो अन्य मनोनीत सदस्य होते हैं उनमें कौन कौन शामिल होते हैं? उनमें सांसद, विधायक, पंचायत का अध्यक्ष और सरपंच, ये सब मिलकर के इसमें भाग लेते हैं पंचायत समिति में। इसकी सर्वोच्च संस्था होती है परिषद। परिषद में प्रत्येक पंचायत समिति में एक सर्वोच्च स्तर की परिषद होती है जिसमें 2 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। अभी जो हमने बात की निर्वाचित और मनोनीत। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के क्षेत्र को कुछ वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित कर दिया जाता है। हर एक वार्ड से, जो पंचायत समिति होती है उसके जो वार्ड होते हैं वहां से हर वार्ड से एक एक सदस्य निर्वाचित होता है। और 1 लाख तक की जनसंख्या वाले पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 15 वार्ड बनाए जाते हैं। अगर कहीं पर 1 लाख जनसंख्या है तो उस 1 लाख की जनसंख्या में कितने वार्ड बनते हैं? 15 वार्ड बन जाते हैं 1 लाख की जनसंख्या पर। फिर है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उसकी संख्या के अनुपात में और अन्य पिछड़े वर्गों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? 21% आरक्षण की व्यवस्था की गई है एसटी, एससी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। साथ ही 2010 से राजस्थान में महिलाओं को सभी पदों पर कितना आरक्षण प्राप्त है? 50%। इसमें भी वही स्थिति है जो हमने पहले ग्राम पंचायत में पढ़ी थी। पंचायत समिति में भी ऐसा ही है। पंचायत समिति के कार्य संचालन हेतु जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कर दिया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस में से चुनते हैं? जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से ही चुन लिया जाता है। और पंचायत समिति को प्रधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता और प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है। ये जो प्रधान होता है, ये प्रधान अध्यक्ष होता है परिषद का और ये परिषद की क्या करता है? बैठकों की अध्यक्षता भी करता है और प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण भी ये प्रधान रखता है। और साथ ही साथ जो प्रथम बैठक होती है वो कौन लेता है? जिला कलेक्टर द्वारा आमंत्रित की जाती है। जो पंचायत समिति की पहली बैठक है बनने के बाद में वो किसके द्वारा? जिला कलेक्टर के द्वारा आमंत्रित की जाती है। बाकी जो शेष बैठकें हैं, सभी बैठकें वो माह में एक बार प्रधान द्वारा आयोजित की जाती है। पहली बैठक जिला कलेक्टर और उसके बाद में हर महीने की जो भी बैठक होगी वो किसके द्वारा की जाएगी? वो प्रधान के द्वारा, जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा आयोजित की जाएगी। फिर 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर भी बैठक आयोजित की जा सकती है। जब भी बैठक की जरूरत होती है, अगर मान लो अचानक से बैठक की जरूरत पड़ गई तो जो 1/3 सदस्य होंगे वहां तो उनके लिखित अनुरोध पर अचानक से एक बैठक आयोजित की जा सकती है। और बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 सदस्यों की उपस्थिति होना है। कुल सदस्य हैं, उन कुल सदस्यों में से अगर 1/3 सदस्य मौजूद है किसी बैठक में तो उस बैठक का कोरम पूरा माना जाएगा। और निर्णय कैसे होगा? बहुमत के आधार पर इसमें निर्णय लिया जाएगा। और प्रधान, उप प्रधान और अन्य सदस्यों को हटाने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। कोई भी सदस्य स्वयं त्यागपत्र देकर के यहाँ से हट सकता है। आगे हम देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पास करके भी इनको हटाया जा सकता है। राज्य सरकार को भी अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को वहां से निलंबित कर दे। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यों का संचालन ठीक प्रकार से नहीं करता है और अगर उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो चुका है तो राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि उनको क्या कर दे? उनको, उस अधिकारी को या उस सदस्य को निलंबित कर दिया जाए, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, ऐसा प्रावधान किया गया है। फिर है दूसरे प्रकार के सदस्य जो है, अभी हमने निर्वाचित सदस्य पढ़े हैं, अब है मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य कौन से होते हैं? तो बैठक में उपस्थित रहकर सुझाव तो दे सकते हैं परंतु निर्णय लेते समय मत देने का अधिकार इनको नहीं होता है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो अपना मतदान नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ सुझाव ही वहां पर दे सकते हैं। और इस श्रेणी में निम्न सदस्य आते हैं, देखिए, पंचायत समिति के क्षेत्र के सांसद, वहां की जो पंचायत समिति होगी वहां के जो सांसद होंगे, विधायक होंगे, एमएलए होंगे और पंचायत समिति क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य, विधायक इसमें शामिल होते हैं।
पंचायत समिति क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब सरपंच, इसमें शामिल होते हैं सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र के सरपंच। अब है पंचायत समिति की शक्तियां। अगली बात करते हैं हम शक्तियों की। तो शक्तियों में एक तो सामान्यकालीन शक्तियां हम देखते हैं और एक होती है आपातकालीन शक्तियां। तो जो कार्य करती है कौन? पंचायत समितियां। तो जो स्थितियां उनके सामने होती है, एक तो सामान्य काल में जो कार्य किए जाते हैं और एक आपातकालीन स्थितियों में किसी संकट की घड़ी में जो कार्य किए जाते हैं। तो दो भागों में हम बांट सकते हैं, सामान्यकालीन और आपातकालीन। तो देखिए, सबसे पहले हम सामान्यकालीन कार्यों की बात करते हैं, शक्तियों की बात करते हैं कि जो विकास अधिकारी है वो इन कार्यों का क्या करता है? निष्पादन करता है। डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वो इनको सबको देखता है, निष्पादन करता है, कार्य करता है। और पंचायत समिति एवं स्थायी समितियों की बैठकों के संबंध में सूचनाएं जारी करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। कोई भी बैठक होगी तो उस बैठक के बारे में कोई ये जो है समिति है वो क्या करेंगी? सूचना जारी करेंगी और बैठक में उपस्थित रहकर कार्यवाहियों को अभिलेखित भी करते हैं। जो बैठक होती है तो उस बैठक में जो भी निर्णय लिया गया है उस निर्णय को लिखना और लिख करके कार्यवाही करने का कार्य भी इसमें किया जाता है। और बैठक में विचार विमर्श के समय अपना सुझाव भी प्रस्तुत किया जाता है। फिर है प्रधान के निर्देशों पर, जो प्रधान होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसके निर्देश पर पंचायत समिति कोष से धन निकालवा सकती है। जब धन की जरूरत होती है तो जो प्रधान है वो लिखित में लिख के देता है और वो एक निर्देश देता है जिसके आधार पर जो पंचायत समिति है उसका जो कोष होगा, फंड होगा, वहां से धन निकलवाया जा सकता है। और ग्राम सभा, वार्ड सभा की जो बैठक निर्धारित होती है वो भी ये आयोजित करवाता है, प्रधान द्वारा आयोजित करवाई जाती है। पंचायत समिति के कार्यों का अनुमोदन करते हैं और पंचायत समिति के समस्त दस्तावेजों को प्रमाणित करने का कार्य भी प्रधान द्वारा किया जाता है। फिर है लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की अनियमितताओं को दूर करवाना। अगर कोई गलतियां आ गई है, लेखा परीक्षण में कोई अनियमितता पाई गई है, उन अनियमितताओं को देख करके, जांच करके उनको दूर करवाने का कार्य भी इसमें किया जाता है। और पंचायत समिति के धन संपत्ति के दुरुपयोग की सूचना उच्च अधिकारियों को देने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। अगर कोई पंचायत समिति अपने धन का दुरुपयोग कर रही है तो उनके धन संपत्ति के दुरुपयोग की सूचना आगे भेजी जाती है उच्च अधिकारियों के पास में। और विकास कार्यों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को प्रेरित कर सहयोग प्राप्त किया जाता है। कई प्रकार के स्वैच्छिक संगठन है, कई प्रकार के एनजीओ बने हुए हैं। उन एनजीओ से उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्यों में सहयोग करे जिससे विकास हो सके। तो ये कार्य भी प्रधान द्वारा किया जाता है, पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। फिर राज्य सरकार और उच्च अधिकारियों द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाना भी पंचायत समिति का काम है। जो राज्य सरकार और कोई भी उच्च अधिकारी अगर किसी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है स्थानीय स्तर से, तो ये जो पंचायत समिति है वो इनको सूचनाएं उपलब्ध करवाती है। फिर है पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का अवलोकन करना। जो भी ग्राम पंचायतें होगी उन सब ग्राम पंचायतों में जाकर के वहां का सर्वे करना, देखना, अवलोकन करना, ये सारा कार्य पंचायत समिति का होगा, अध्यक्ष का होगा। और पंचायत समिति की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करना, जो वित्तीय स्थिति है, पैसा कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है उसका ध्यान रखना, उसका निरीक्षण करने का कार्य भी कौन करेगा? प्रधान द्वारा किया जाएगा। फिर है पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का अवलोकन करना भी पंचायत समिति का महत्वपूर्ण कार्य है। ग्राम पंचायत का अवलोकन करना, जो पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत जितनी ग्राम पंचायतें आ रही है उन सब का अवलोकन करना। और अन्य कार्य जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं समय समय पे महत्वपूर्ण कार्य, उन कार्य को भी कौन करता है? पंचायत समितियां करती रहती है। फिर है आपातकालीन शक्तियां।
अब आपातकालीन शक्तियों के दौरान कुछ अचानक से ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जबकि इनके कार्य थोड़े अलग प्रकार के हो जाते हैं, पंचायत समितियों के कार्य। तो देखिए आपातकालीन परिस्थितियां कब आएगी, जैसे बाढ़ हो जाए, कहीं पे आग लग जाती है या कोई महामारी फैल जाती है, तो ऐसे समय में पंचायत समिति अपने कोष से, अपने फंड से धन का व्यय कर सकती है और इसे जिला परिषद से स्वीकृति की आवश्यकता भी नहीं होती है, खुद ही उस फंड को स्वीकृत करके भेज सकती है, जिससे आपातकालीन स्थिति में लोगों को बचाया जा सके और समाज का कल्याण किया जा सके। फिर है पंचायत समिति के कार्य। पंचायत समिति के कार्य में हम सामान्य प्रतिवेदन की बात करते हैं, क्या क्या काम करती है। तो सामान्य प्रतिवेदन में जिला परिषद द्वारा निर्मित योजनाओं का क्रियान्वयन करना, कोई भी योजना है जो जिला परिषद द्वारा निर्मित है उसका क्रियान्वयन करना और उनका प्रतिवेदन तैयार करना और जिला परिषद को प्रस्तुत करना। फिर ग्राम पंचायत कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना इसका महत्वपूर्ण काम होता है। देखिए जिला परिषद द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाएगी उन सारी की सारी योजनाओं को क्रियान्वित करना और साथ ही साथ उनके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करना, जो योजनाएं क्रियान्वित हो गई है उनकी एक रिपोर्ट बनाना और साथ ही साथ वो रिपोर्ट बना करके किसको भेजना, जिला परिषद के पास में पहुंचाने का काम करती है ये संस्था। और ग्राम पंचायत कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, ध्यान रखना और उन पे पूरा कंट्रोल करके चलने का कार्य करती है। और साथ ही साथ कृषि संबंधी महत्वपूर्ण कार्य जैसे उन्नत बीज उपलब्ध करवाना, खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना या फिर कृषि की महत्वपूर्ण सामग्री, कृषि के यंत्र आदि की व्यवस्था करवाना और साथ साथ जो कृषक है उनको समय समय पर प्रशिक्षण और भ्रमण आयोजित करने का कार्य भी ये पंचायत समितियां करती है। फिर हम देखते हैं कि भूमि सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं कि कृषि भूमि की मिट्टी का परीक्षण और भूमि सुधार योजनाओं की क्रियान्विति ये संस्थाएं करती है और सिंचाई की व्यवस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, कुएं, बावड़ी आदि का निर्माण करवाने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। फिर है औद्योगिक विकास से जुड़े हुए कार्य। तो उद्योगों के विकास के लिए भी ये, जो लघु उद्योग है उनके विकास के लिए भी ये महत्वपूर्ण कार्य करती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन से संबंधित कार्य हो गए, मुर्गी पालन से संबंधित काम हो गए या मत्स्य पालन करवाया या फिर डेयरी उत्पादन से संबंधित कार्य हो गए, खादी उद्योगों से संबंधित कार्य हो गए। ऐसे ही बहुत सारे लघु उद्योगों के विकास और उनके प्रोत्साहन का कार्य कौन करता है, ये पंचायत समितियां करती है। फिर आगे देखिए, जो सामान्य नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी सुविधाएं हैं, जैसे आवास है, पानी, संचार, सड़क, नाली सफाई या फिर जलमार्ग का विकास आदि विभिन्न प्रकार की नागरिक सुविधाओं को आगे से आगे उपलब्ध करवाने का कार्य भी हमारी पंचायत समितियों के द्वारा किया जाता है। फिर सामाजिक विकास से जुड़े हुए कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो इनके द्वारा किए जाते हैं। जैसे सामाजिक विकास में क्या आता है, जो बिल्कुल पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जो जिनको नीड होती है, आवश्यकता होती है, उनको उनके उत्थान के लिए भी ये समितियां कार्य करती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग, साथ ही महिलाएं, बच्चे, अनाथ, दिव्यांग, इन सबके विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य भी ये संस्थाएं करती है। और साथ ही शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती है, छोटे बच्चों की शिक्षा 1 से 5वीं तक की शिक्षा और उसकी व्यवस्था करना और साथ ही साथ उनके विकास और प्रबंधन को देखना भी महत्वपूर्ण कार्य है। अब हमारे आता है जिला परिषद, जिला प्रमुख की शक्तियां और परिषद के कार्य। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जिला परिषद। देखिए जिला परिषद जो है प्रमुख संस्था है, सबसे ऊंची संस्था है और इसके नीचे जो अध्यक्ष आ जाता है वो कौन होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। और जिला प्रमुख के बाद में उप जिला प्रमुख आता है जो इसका उपाध्यक्ष कहलाता है। और उपाध्यक्ष से नीचे अन्य सदस्य होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। अन्य सदस्य कौन कौन से होते हैं, एक तो निर्वाचित होते हैं जो आरक्षण व्यवस्था के अनुसार निर्वाचित
किए जाते हैं और एक मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत में हमने अभी पहले भी देखा था कौन कौन से होते हैं, सांसद, विधायक और प्रधान, ये सब मनोनीत सदस्य होते हैं। जो उप जिला प्रमुख है वो प्रशासन तंत्र का क्या होता है, मुख्य होता है और इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। साथ ही इसके अन्य कार्मिक इसके सहयोग के लिए लगाए जाते हैं। कुछ समितियां होती है जिनके माध्यम से कार्य किया जाता है, जैसे प्रशासन, वित्त और कर से संबंधित, उत्पादन कार्यक्रम से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और समाज सेवा से संबंधित। इस प्रकार से ये पूरी संरचना जिला परिषद की होती है, जिसका प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है, जिला प्रमुख होता है। तो देखिए जिला परिषद में क्या है, जिला परिषद केवल एक नीति निर्माण की इकाई ही मानी गई है। नीतियों के क्रियान्वयन का दायित्व जिला परिषद को नहीं दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये क्या करती है, सिर्फ नीतियों का निर्माण कर सकती है। किसी भी प्रकार की जो नीति बनाई जाएगी वो अधिकार इसके पास है। कोई भी नीति ये बना तो सकती है पर उसको लागू नहीं करवा सकती है। ये किसी भी नीति का क्रियान्वयन नहीं करवा सकती है। ये महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर है जिला परिषद के जो निर्वाचित सदस्य है वो साथ ही साथ जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं और जिला परिषद क्षेत्र के सभी पंचायत समितियों के इसमें प्रधान शामिल होते हैं। ये सारे के सारे इसके कौन होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। आज की कक्षा हम यहीं पर पूरी करते हैं। अगली जो इसके बारे में जिला परिषद में हम पढ़ने वाले हैं वो अगले इसके भाग द्वितीय में हम पढ़ेंगे, कल पढ़ने वाले हैं। और आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आज की कक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, इसके नोट्स बनाइए और इसको बार बार सुनिए और अपने किताब के जो प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं आज का ये अध्याय यहीं पे बीच में भाग प्रथम पूरा करती हूँ और भाग द्वितीय में हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।